हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर और मेरा नाम है शादाब आलम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 का पहला पेपर यानी पहला मॉडल पेपर। और यूं समझ लो कि ये पेपर आपका बिल्कुल एग्जाम वाला पेपर है। ऐसा ही पेपर, यही पेपर आपको 6 सितंबर को देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो मॉडल पेपर सिर्फ एक नहीं बल्कि हम कई सारे मॉडल पेपर आपको करवाने वाले हैं। लगभग 10 मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपके होंगे, 5 आपके फर्स्ट पेपर के और 5 सेकंड के। मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 10 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये सारे मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपने डिटेल में सॉल्व कर लिए, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन से, मैं आपको करवाने वाला हूँ। सारी ट्रिक्स, सारे टैग वर्ड्स, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ बता करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपने ये टोटल क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लिए तो 130 प्लस नंबर आपके इसमें से फंसेंगे। या मैं लिख के दे रहा हूं आज ही। जिसने भी टोटली ये सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए, सॉरी प्रीवियस कह रहा हूं, ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, उसके 130 क्वेश्चंस इसमें से फंसेंगे। मैं अभी लिख के दे रहा हूं आपको। पिछले साल भी कराए थे हमने कुछ मॉडल क्वेश्चंस पेपर, लेकिन सारे नहीं करा पाए थे क्योंकि समय की कमी थी। इस बार पूरे कराने की कोशिश करेंगे बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से, और आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपको सीटेट में कोई नहीं हरा सकता, ये आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही इसको। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ये क्लास डेली 1 बजे होगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर वाली क्लास डेली 1 बजे होगी, दोपहर को 1 बजे से स्टार्ट होगी। और जो हमारी दूसरी क्लास होती है शाम को 7 बजे लाइव होती है, उसमें आपकी थ्योरी भी होगी और उसमें आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं और उसमें ट्रिकी वीडियोस, मल्टीपल, बहुत सारा कुछ होता है। कुल मिला के ये चैनल आपके लिए रामबाण है अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं पहले अटैम्प्ट में। इससे बेस्ट कंटेंट आपको शायद दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये हमारा पिछला रिकॉर्ड भी कहता है, क्योंकि आज तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पास रिजल्ट का रिकॉर्ड, ऐसे टीचर एकेडमी के ही नाम है। ये आप सब लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइव आके जो लोग आगे हैं एक बार कमेंट कर दो जी। सभी को गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबकी कमेंट्स आनी स्टार्ट भी हो गई हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका खालिस्तान दिया है और सीडीपी से स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चंस देखकर तो सब्जेक्ट आप समझ ही जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ही आता है आपका पेपर में भी, तो उसी सीरीज में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो खालिस्तान दिया है, उस विशिष्ट समय को दर्शाता है जब बच्चे अपने वातावरण में खास किस्म के उद्दीपनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा ये आपको बताना है। संवेदनशील अवधि, स्पष्ट अवधि, नम्यता अवधि या मानसिक ठहराव। तो आप पहले अपना आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता भी चलता रहेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फटाफट से एक बार कमेंट में अपना आंसर लिख दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। चलिए जल्दी से सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, बेहतरीन जबरदस्त वीडियो आपको मिल रही है, तो लाइक बटन जरूर दब जाना चाहिए सभी के हाथों से, ये आपका कर्तव्य है। देखिए इसने बोला आपसे खालिस्तान उस विशिष्ट समय को दर्शाता है जब बच्चे अपने वातावरण के खास किस्म के उद्दीपनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इसको हम कहते हैं संवेदनशील अवधि या संवेदनशील अवस्था। इसका मीनिंग ये होता है कि उस उम्र में, ये जो अवधि होती है, उस उम्र में बच्चा किसी स्पेशल काम को सीखने के लिए तैयार बैठा होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2 से 6 साल की जो अवधि होती है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है, वो भाषा सीखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है ना। भाषा सीखने के प्रति बहुत ज्यादा तत्पर होता है, एकदम रेडी बैठा होता है, एकदम उसको जो है बहुत ज्यादा बात करना पसंद होता है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेगा, माता पिता से जो भी मिलेगा उसी से बात करने के लिए, ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। यानी कि इस वर्ष में बच्चा एकदम संवेदनशील है भाषा सीखने के लिए, इसलिए इसको भाषा सीखने की संवेदनशील अवधि कहा जाता है, 2 से 6 साल की अवधि को। तो ये संवेदनशील अवधि कहलाई जाती है, ठीक है। तो आंसर जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेंसिटिव पीरियड इसको हम कहेंगे।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कथन ए है आपका, बच्चों के बीच तुलना उनके विकासात्मक प्रगति को का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन कर सकती है। और तर्क है आपका, विकास का स्वरूप और अनुक्रम तथा विकास की दर सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? क्या ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्या ये दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है? वो आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए जल्दी से फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, 5.0 में ऐड कर दीजिए। उसी की प्रक्रिया चल रही है भाई, टीम लगी हुई है, आधे से ज़्यादा बच्चों के ऐड हो चुके हैं नाम, बाकी के भी शाम तक सबके ऐड हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सभी का नाम ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे हम अगर आ जाएं इसको सॉल्व करने के लिए, बच्चों के बीच तुलना उनके विकासात्मक प्रगति का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन कर सकती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत। क्योंकि बच्चों के बीच तुलना करना पहले से ही निगेटिव टैग वर्ड है। हम कभी भी बच्चों के बीच में तुलना नहीं करते। अगर आप बच्चों के बीच में तुलना करोगे तो उनमें एक तो कंपटीशन पैदा होगा जो कि निगेटिव है। दूसरी बात, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर बच्चा जहाँ से सीखना शुरू कर रहा है वो स्तर भी अलग है। तो बच्चों की आपस में तुलना करना बिल्कुल गलत तरीका है, और इससे सटीक मूल्यांकन नहीं मिलेगा बल्कि सब कुछ खराब हो जाएगा। मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? एक ही बच्चे के पास्ट यानी पिछले वाला जो उसका स्तर था और अब जो उसका स्तर है उसमें तुलना होनी चाहिए, कि बच्चे को पिछले महीने कितनी चीज आती थी, अब उसे कितनी चीज आ गई है, इस बीच तुलना होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे बच्चे से। तो ये बिल्कुल गलत है। और विकास का स्वरूप, अनुक्रम और विकास की दर सभी बच्चों में समान रहेगी? नहीं रहेगी, ये भी गलत है। क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ा है विकास के सिद्धांतों में, जब हमने 11 सिद्धांत पढ़े हैं विकास के, तो उसमें एक सिद्धांत है भिन्न भिन्न गति की दर का सिद्धांत, पढ़ा है आप सबने। यानी हर बच्चे की विकास की गति अलग अलग होती है, तो यहाँ सभी की दर एक समान नहीं हो सकती, अलग अलग रहेगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, अनुक्रम एक जैसा हो सकता है, यानी चरण एक जैसे हो सकते हैं, जो मैंने अभी अभी गारंटी बैच में आपको पढ़ाया ही है 5 मिनट पहले ही, इससे पिछली क्लास में। लेकिन दर यानी कि स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं, डी ऑप्शन राइट जाएगा। ए और आर दोनों यहाँ पर गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। द्वितीयक सामाजिकरण खाली स्थान की उस अवधि को दर्शाता है जब बच्चा स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? शेष अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। चलिए जल्दी से लिखते रहिए अपना अपना आंसर सब लोग। बहुत बढ़िया। देखो, इसने बोला द्वितीयक सामाजिकरण की उस अवधि को क्या कहते हैं जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है औपचारिक संस्थाओं में। तो क्या शेष अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है? नहीं जाता, क्योंकि शेष अवस्था क्या है? जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था है, यानी बच्चा अभी क्या है? अभी तो बच्चा घर में ही है। तो क्या कहेंगे उसको? प्रारंभिक बाल्यावस्था। द्वितीयक सामाजिकरण की जाना शुरू कर देता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे। हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आंगनवाड़ी में जाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम प्री प्राइमरी कहते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सामाजिकरण की संस्थाएं जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसने यही पूछा है, द्वितीयक सामाजिकरण की अवधि को दर्शाता है, यानी द्वितीय द्वितीय सामाजिकरण शुरू हो जाता है। शुरू की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर राइट होगा आपका, 2 साल से लेकर 6 साल की अवधि के बीच में द्वितीय सामाजिकरण की चीजें जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। अब प्राथमिक सामाजिकरण आप सबको पता है कौन सा होता है? परिवार। परिवार के अलावा कुछ भी नहीं, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण है, उसके अलावा सारी चीजें द्वितीय हैं। तो परिवार के बाद जैसे बच्चा पड़ोस में जाना स्टार्ट करेगा, आपस आसपास के गांव वाले लोगों से मिलना स्टार्ट करेगा, दोस्त बनाएगा पड़ोस में, तो उन सब लोगों में वो सब सेकेंडरी में आ जाएंगे, द्वितीय में आ जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस चरण में बच्चे अमूर्त कथनों के साथ काम कर सकते हैं?
कथनों के बीच तार्किक संबंधों का पता लगा सकते हैं और अनुपात जैसी अमूर्तताओं से निपटने की क्षमता रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है संवेदी चालक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो एक बार, क्योंकि अभी सब लोगों ने लाइक नहीं किया है। 500 लाइक्स हमारे होने वाले हैं, तो ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक बटन दबा दो जल्दी से, जिसने नहीं किया। सभी नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी सभी लोग लाइक करेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो इतना तो आपका फ़र्ज़ है। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला किस चरण में बच्चे अमूर्त कथनों के साथ काम कर सकते हैं, कथनों के बीच तार्किक संबंधों का पता लगा सकते हैं। तो अमूर्त की बात आ चुकी है यहाँ पे, जाहिर है, तो फोर्थ स्टेज में बच्चा पहुंच चुका है, जिसका नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ये जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रश्न आया है ना। और जीन पियाजे के सिद्धांत के चारों चरण बिल्कुल लाइन से लिखे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा। चौथे चरण का नाम औपचारिक संक्रियात्मक चरण भी होता है और अमूर्त संक्रियात्मक चरण भी होता है, दोनों नाम इसी के हैं। इस अवस्था की जो उम्र होती है वो 11 साल से ऊपर होती है ना, 11 साल से लेके 15 या 18 साल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, यानी वो काल्पनिक चिंतन कर सकता है। इससे पहली अवस्थाओं में वो सिर्फ जो चीज़ें सामने अवेलेबल हैं या जो लिख करके आप सवाल समझाएंगे वही समझ पाता है, बाकी चीज़ें नहीं समझ पाता। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद वो मौखिक रूप से भी समझने लगता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। पहला ऑप्शन है बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, तीसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है और फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चों का विकास पर्यावरण पर उनकी क्रियाओं द्वारा होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया। चलो 500 लाइक में हमारा लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा, कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक पूरा करेगा। कमेंट को नीचे करके एक बार जल्दी दबाएंगे और नाम बताएंगे अपना कमेंट में। बहुत अच्छे। देखो इन्होंने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में एक की कमी है और वो ये है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ये बात इन्होंने नहीं बोली, ये बात इन्होंने नहीं बोली अपने सिद्धांत में। और बाकी इनकी आलोचना भी यही हुई है कि आपने ये बोल दिया कि सभी बच्चों का जो विकास है वो एक जैसा होगा। दुनिया के हर एक बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि इन्होंने इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पे ही है, तो दुनिया के हर एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक ही चरण से गुजरेगा और उम्र भी फिक्स कर दी कि इस उम्र में ये सीखेगा, इस उम्र में ये, इस उम्र में ये। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संस्कृति बदलने से, समाज बदलने से आईक्यू लेवल में भी अंतर आता है, सीखने में भी अंतर आता है। हो सकता है अमेरिका के जो बच्चे हैं वो जिस उम्र में उस काम को सीख रहे हैं, इंडिया के बच्चे उस उम्र में ना सीख के उससे एक साल बाद सीख रहे हों, या चाइना के बच्चे उससे एक साल बाद सीख रहे हों, तो फर्क हो सकता है। तो इसीलिए ये इनके आलोचना है। बाकी बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं, ये तो पॉजिटिव बात है। वयस्कों से गुणात्मक रूप से इनकी सोच भिन्न होती है, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, बड़े अलग तरीके से, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इन्होंने कहा है। बच्चों का विकास पर्यावरण पर विकास पर्यावरण पर उनकी क्रियाओं द्वारा होता है, यानी जो बच्चा काम करेगा करके ही बच्चे का विकास होगा, ये बात भी पॉजिटिव है। तो इसमें नेगेटिव वाली पूछी गई थी, क्योंकि आलोचना का मतलब होता है नेगेटिव, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे और ले वाइगोत्स्की ने अधिगम की समझ को एक खालिस्तान प्रक्रिया से खालिस्तान प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो खालिस्तान में क्या शब्द आएगा ये देखना है। सक्रिय से निष्क्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय, या फिर यांत्रिक व्यवहारवादी, या फिर व्यवहारवादी से यांत्रिक। तो बताओ खालिस्तान में क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट में अपना अपना आंसर सब लोग लिखेंगे। आलोचना का मतलब क्या है शहनाज जी? आलोचना का मतलब ये होता है कमी। आलोचना का मतलब होता है किसी ने कोई काम किया और आप उसके अंदर से कोई कमी निकालते हैं कि देखो आपका पूरा काम तो अच्छा है लेकिन इसमें ये कमी रह गई है, उसको कहते हैं आलोचना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी में जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छे महंगे कपड़े बनवाए हैं, आपने बहुत सुंदर ड्रेस बनवाई है, 5-10 हज़ार रुपए की ड्रेस पहन के आप अपनी शादी में अपनी नहीं मतलब किसी की शादी में गए हैं, है ना। और वहाँ पे आपकी कोई सहेली मिलती है और वो आपसे अचानक से कहते हैं अरे क्या सुंदर ड्रेस है आपकी, लेकिन पता है अगर इसमें नीचे के जो ये पट्टी है ना, अगर ये येलो कलर में ना होकर रेड कलर में होती है ना, तो क्या मस्त आपकी ड्रेस बन जाती है। ये आपने ये बेकार कलर चूज कर लिया, बाकी ड्रेस बहुत अच्छी है आपकी। तो इसी को आलोचना कहा गया है, समझे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो जीन प्याजे और वाइगोत्स्की जो है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो एक ही कॉमन बात है इनमें, और वो कॉमन बात इनमें दोनों में ये है कि ये दोनों आदमी रचनावादी हैं, है ना। वैसे मतभेद बहुत है इनके बीच में, कोई आत्म केंद्रितवाद कहता है तो कोई जो है उसको प्राइवेट स्पीच कह देता है। कई बार जो है कोई कहता है कि भाषा का विकास पहले होगा, कोई कहता है संज्ञानात्मक विकास पहले होगा। इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है, दोनों ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, वो ये है कि दोनों के दोनों रचनावादी हैं। रचनावादी का मतलब होता है कि ये मानते हैं कि बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे करके सीखते हैं, यानी ज्ञान जो आता है बच्चे में वो करने के बाद आता है, करके सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चा करके सीखेगा उसको हम क्या कहेंगे, सक्रिय। तो इन्होंने क्या किया, समझ जो है एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में, यानी निष्क्रिय से हटाकर इन्होंने सक्रिय बना दिया उसको, है ना। इन्होंने क्या बोला कि निष्क्रिय नहीं है बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग है। तो यहाँ जो आंसर आपका जाएगा वो सेकंड ऑप्शन जाएगा सही। समझ में आई बात। निष्क्रिय से इन्होंने कहाँ पे पहुंचा दिया समझ को, सक्रिय, यानी बच्चा सक्रिय होकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जा रहा है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, टाइम आप पूछ रहे थे अभी कि कितने बजे होती है ये वाली क्लास, तो ये दोपहर 1 बजे डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है। दोपहर 1 बजे ये लाइव क्लास आपकी रहेगी डेली। और इसके अलावा जो दूसरी क्लास है वो हमारी शाम को 7 बजे है, शाम 7 बजे, ठीक है। ये दोनों ही लाइव क्लास हैं। अब प्रश्न है आपका, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास और दोहराव, और डी ऑप्शन है स्कीमा की संरचनाओं में परिवर्तन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको। जल्दी से लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। वीडियो को लाइक करते रहो, देखो इसमें कंजूसी नहीं करेंगे आप, है ना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिल रही है, तो लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। चलो जल्दी, 700 लाइक्स होने वाले हैं, 2 ही लाइक बचे हैं, बताओ कौन पूरे करेगा। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जिसने नहीं किया। जी, तो इन्होंने क्या बोला, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार क्या रहेगा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, कमेंट में लिखो जल्दी से फटाफट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम कमेंट में लिख दो जल्दी फटाफट से। तो इनके सिद्धांत के नाम के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है, समाज की और सहयोग की, यानी मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया का यही मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। तो कोई भी लर्निंग अगर बच्चा समूह में करेगा, और ये टीचर्स को भी यही आदेश देते हैं कि सामूहिक एक्टिविटी ज्यादा कराओ क्लासरूम में, ताकि बच्चा जल्दी सीखे। पुनर्बलन तो लालच है, और ये निगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा ही जिंदगी भर याद रखना। पुनर्बलन निगेटिव टैग वर्ड रहेगा क्योंकि ये बाह्य विप्रेरणा है, लालच है एक तरह का। अभ्यास भी
नेगेटिव टैग वर्ड होता है। स्कीमा की संरचनाओं की बात करें तो ये जीन प्याजे के हिसाब से सही हो सकता था, लेकिन वाइगोत्स्की के हिसाब से स्कीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नाम बताया आपने सोशल कल्चरल, अच्छा, और हिंदी में भी बताओ। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, हाँ बहुत बढ़िया, मतलब आपको याद हो रही हैं चीज़ें, वेरी नाइस। डेली आप क्लास करेंगे ना तो 15 दिन के अंदर अंदर आप महारथी बन जाएंगे। 15 दिन में आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि सर अब सीटेट हमारा पास है। 15 दिन के बाद आप पास वाले जोन से बाहर निकल जाएंगे और टॉपर वाले जोन में पहुंच जाएंगे। केवल 15 दिन कह रहा हूं, 15 दिन लगातार क्लास करनी है। बीच बीच में आपको डिमोटिवेशन होगा, बीच बीच में आपका मन घबराएगा, बीच बीच में डर लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन उस इमोशंस पे फोकस नहीं करना, रेगुलरिटी पे फोकस करना है कि हमें लगातार पढ़ाई करनी है, चाहे हमारा मन करे चाहे मन ना करे, चाहे कोई डाउट में आए या ना आए, पढ़ाई लगातार करते रहनी है। 15 दिन में आप पास वाले जोन से बाहर निकल जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 15 दिन के बाद अब पूछने लगेंगे कि सर टॉपर कैसे बनना है, ये नहीं पूछोगे कि पास कैसे होंगे। बस 15 दिन लगातार। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह मानते हैं कि समाज को समय के साथ नियमों को उद्यतन करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला अभिविन्यास, और फोर्थ है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको? जी हाँ, देखिए तो इसने बोला लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति मानता है कि समाज के को समय के साथ नियमों का उद्यतन करने की आवश्यकता है। यानी समाज को समय के साथ नियमों का उद्यतन, उद्यतन का मतलब है अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये कौन से चरण में आएगा? अब देखो थोड़ा सा इसने घुमाया है। समाज को समय के साथ बदलते रहना चाहिए, आज्ञाकारिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, यानी समाज में नियमों का पालन होना चाहिए और समाज को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर जाएगा सी ऑप्शन ही जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कौन सा चरण है, तो ये फोर्थ चरण है, ये इनके सिद्धांत का चौथा चरण है। सामाजिक अनुबंध पांचवा चरण है, लेकिन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्तिगत अधिकारों की बात होती है। इस वाले चरण में बात होती है कि समाज में अगर किसी व्यक्ति के या मानव जाति के हक का नुकसान हो रहा है तो आप नियम कानून को बदल सकते हैं या किसी भी कानून को मानने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की हो रही है, तो सी ऑप्शन पे हम जाएंगे। ठीक ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति संभावनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? अब सही जोड़ा आपको बताना है। बुद्धि का प्रकार एक तरफ है और आगे उसके जो है, अच्छा इन्होंने जो है ना गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। देखो यहाँ से आपको पकड़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हटा देना है, बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति आपको यहाँ से पकड़ना है। भाषाई लेखाकार, स्थानिक वास्तुकार, ठीक है, और यहाँ शारीरिक गतिक और गायक, यहाँ प्राकृतिक बुद्धि है और शिक्षक। इस तरह से आपको पकड़ना है। अब आप इस हिसाब से बताना आंसर कि कौन सा जोड़ा सही है। जैसे भाषाई से ये जुड़ रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ इनमें से सही वाला कौन सा है, बस इतना बता दो। चलो फटाफट से। योर टीचिंग इज़ माइंड ब्लोइंग, जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी लर्निंग भी माइंड ब्लोइंग रहे तो फिर साथ में मिलके मज़ा ही आ जाए पढ़ने का। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कौन सा सही है। देखो लेखाकार के अंदर भाषाई बुद्धि होगी, लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के अंदर भाषाई बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि भाषाई बुद्धि लेखक के अंदर होती है, लेखाकार के नहीं। अच्छा लेखाकार और लेखक में क्या अंतर है? लेखक होते हैं राइटर, जो कहानी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, जो आपको स्टोरीज बताते हैं, उनकी भाषाई बुद्धि होना संभावित है, सही है।
यहाँ बात हो रही है लेखाकार यानी अकाउंटेंट, जो खाता बही खाता देखता है, जो आपकी दुकान के अंदर जो हिसाब किताब जोड़ता है, जिसको मुंशी कहते हैं आम भाषा में, हमारे गांव की भाषा में मुंशी जो होता है, तो वो उसका गणित अच्छा होना जरूरी है, ना कि भाषा। तो लेखाकार के अंदर गणितीय बुद्धि होनी चाहिए, भाषा बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम बात करें स्थानिक बुद्धि वास्तुकार के अंदर रहेगी। वास्तुकार का मतलब होता है जो मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाने वाले आदमी के अंदर स्थानिक बुद्धि रहेगी। यही सही ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्थानिक बुद्धि में क्या क्या आता है एक्चुअली? अनुपात आता है, दिशाएं आती हैं, और जो है नापतोल आता है। तो जब मूर्ति बनाएंगे तो उसमें नापतोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अनुपात की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कि मूर्ति का चेहरा इतना बड़ा है तो उसके कान कितने बड़े होने चाहिए, नाक कितनी बड़ी होनी चाहिए, अनुपात के हिसाब से बनती है ना, वरना मूर्ति सुंदर नहीं लगेगी। शारीरिक गति बुद्धि गायक के अंदर नहीं होती, बल्कि खिलाड़ियों के अंदर होती है। शारीरिक बुद्धि खिलाड़ियों के अंदर रहेगी, जो भाग दौड़ का काम करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वही शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। प्राकृतिक बुद्धि शिक्षक के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि किसानों के अंदर रहेगी। जो किसान हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं, जो मौसम से देख करके, हवा को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश कब पड़ेगी। तो ये भी गलत हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जा रहा है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक कैसा होना चाहिए, या शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक निर्देश देता है, जबकि शिक्षार्थी अपना उनका आंख बंद करके पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक बच्चे और अधिगम की प्रक्रिया को सामाजिक संरचनात्मक तरीके से समझता है। सी ऑप्शन है, एक कठोर और मानक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। और डी ऑप्शन है, छात्रों को रैंक देने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? कमेंट लिखेंगे जल्दी से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, और जल्दी से लाइक करेंगे एक बार, जिसने लाइक नहीं किया है। सर लग रहा है आप सामने हैं, तो सामने ही हूँ, मैं सामने ही हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आप फोन में मुझे देख रहे हैं, लेकिन हूँ तो मैं सामने ही आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी काल्पनिक बात नहीं है। जी, बताओ कैसी लग रही है क्लास? आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है? बताओ एक बार कमेंट करके बताओ, फीडबैक बताओ। अब देखिए, इसने बोला एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो जाहिर है शिक्षक को बच्चों के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। तो निर्देश देता है, और जबकि बालक जो है उसका आंख बंद करके पालन करेंगे, ये बात गलत है, क्योंकि बच्चे आंख बंद करके पालन नहीं करेंगे। बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी समझ लगाएंगे, और काम को करके सीखेंगे। बच्चे और अधिगम की प्रक्रिया को सामाजिक रचनात्मक तरीके से समझाता है, ये आंसर राइट होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी लर्निंग की प्रक्रिया हो रही है, वो सामाजिक रूप से हो रही है, यानी सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं मिलजुल के, और संरचनात्मक तरीके से। अभी मैंने इससे ऊपर बताया था आपको, जिन प्याजे वाले प्रश्न में, संरचनात्मक या रचनात्मक का मतलब होता है जहां पे बच्चे खुद काम करें, करके सीखना। और यही तो हम चाहते हैं, बाल केंद्रित कक्षा यही होती है जहां बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा खुद काम करे। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी क्लास संरचनात्मक होनी चाहिए। कठोर और मानक पाठ्यक्रम गलत होता है, क्योंकि कठोर और मानक का मतलब ये हुआ कि आपने पहले से ही सिलेबस सेट कर दिया, और हर बच्चे को एक जैसा ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जबकि बच्चों में होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और बच्चे का स्तर अलग अलग है। तो हर बच्चा आपके एक जैसे पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाएगा, इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के स्तर से पढ़ाना पड़ता है। छात्रों को रैंक देने के लिए ये हमेशा गलत रहेगा, जब भी बात रैंक की आ जाए, जब भी बात अंकों की यानी नंबरों की आ जाए, जब भी बात ग्रेड की आ जाए, जब भी बात पास या फेल की आ जाए, है ना, तो ये हमेशा निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे। ये इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे, ये हमेशा निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माता पिता को सूचित किया जाने वाला छात्रों का प्रगति पत्रक कैसा होना चाहिए, या कैसा होगा? पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित। दूसरा है मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित। तीसरा है सहपाठियों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन का प्रतिबिंब। और डी ऑप्शन है छात्रों की प्रगति के साथ साथ उनकी विशिष्टता का प्रतिबिंब। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखेंगे अपना अपना आंसर।
चलिए जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। क्या बात है, बढ़िया। और हमारे 900 लाइक्स होने में एक ही लाइक बचा है लास्ट। बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 900 लाइक पूरा कर रहा है। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करके दबा दो बटन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माता पिता को जो आप प्रगति पत्र भेजते हैं, स्कूल में टीचर एक रिपोर्ट बनाता है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कि आपका बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है, तो वो कैसी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो क्या वो मानक संदर्भित होनी चाहिए? नहीं। क्या वो मानदंड संदर्भित हो? नहीं। क्योंकि ये दोनों ही, पहली बात तो देखो कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ टैग वर्ड के हिसाब से भी, ये दोनों के दोनों निगेटिव टैग वर्ड है। ये मानक भी और मानदंड भी, ये दोनों निगेटिव टैग वर्ड है। और निगेटिव क्यों बने ये रीजन जानो। क्योंकि इनका मतलब होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि आपका जो है 100 में से 50 नंबर लाओगे तो ही आपको पास माना जाएगा, या 100 में से 33 नंबर लाओगे तो पास माना जाएगा। और आपने हर बच्चे पर सेम चीज़ लागू कर दी, जबकि सेम नहीं करनी आपको, क्योंकि हर बच्चे का स्तर ही सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आप हर बच्चे को एक ही तरीके से मूल्यांकित नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा आपको लिखित परीक्षा दे रहा हो, कोई तो लिखित भी नहीं देगा, आपको मौखिक परीक्षा लेनी पड़ेगी क्योंकि वो लिख नहीं सकता। तो ये दोनों ही तरीके गलत होते हैं। सहपाठियों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन, देखो यहाँ भी एक चीज़ गलत हो गई। सहपाठियों से तुलना आपने कर दी, वो नहीं करनी आपको। यानी बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी। आपको अगर तुलना करनी है तो उसी बच्चे के पिछले रिकॉर्ड से तुलना करनी है कि इस बच्चे को पिछले महीने कितना आता था और अब कितना आ गया है। दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी है आपको। छात्र की प्रगति के साथ साथ उसकी विशिष्टता का प्रतिबिंब, ऐसा आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए जिसमें बच्चे की प्रगति भी हो, कि बच्चा कितना चरण दर चरण सीखता जा रहा है, कितनी चीज़ें सीख रहा है, और बच्चे में क्या खास बातें हैं ये भी होनी चाहिए, विशिष्टता, कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। समझ में आ गई बात? आपको बता दो एक बार। अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र होना चाहिए कैसा? पहला ऑप्शन है परीक्षाओं के आसपास केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित, तीसरा है आकर्षक और प्रासंगिक, और डी ऑप्शन है मानक और एक समान। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लगता है आपको? जल्दी से लिखेंगे आंसर। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। किस टाइम क्लास स्टार्ट होती है? क्लास स्टार्ट होती है दोपहर 1 बजे, 1 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, लाइव। अब हम बात करें यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए, यहाँ पर भी प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी, एनईपी 2020 के हिसाब से। अब एनईपी 2020 की सबसे बड़ी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भी रचनावादी है। जैसे जीन प्याजे और कॉलबर्ग और वाइगोत्स की रचनावादी हैं, तो आपका एनईपी भी रचनावादी है, यानी ये भी बच्चे के काम को ही प्रायोरिटी देता है कि बच्चा काम को करके सीखे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो परीक्षाओं के आसपास केंद्रित हो आपकी लर्निंग, गलत। आपकी पेडागोजी यानी पढ़ाने का तरीका, टीचर का सब कुछ, टीएलएम वगैरह, वो परीक्षाओं पर केंद्रित होगा नहीं, बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं। आकर्षक और प्रासंगिक, इसको हम सही मान सकते हैं। आकर्षक और प्रासंगिक में भी प्रासंगिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेवेंट, यानी जुड़ा हुआ, और किससे जुड़ा हुआ? बच्चे से। प्रासंगिक का मतलब बच्चे से जुड़ा, और बच्चे को जो चीज सिखा रहे हो वो बच्चे के दैनिक जीवन से यानी बच्चे के समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब भी आप क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के ही पढ़ाएंगे। अगर बच्चे के दैनिक जीवन से वो चीज़ नहीं जुड़ती तो पढ़ाने ना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आपकी टीचिंग बर्बाद है, बेकार है। तो हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे के डेली लाइफ के एग्जाम्पल जरूर देंगे आप। मानक नेगेटिव होता है, मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही आपको समझाया है। क्योंकि मानक का मतलब क्या हो जाता है कि सभी बच्चों को आप बराबर समझ रहे हैं, जबकि बराबर है ही नहीं बच्चे। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिंग एक है
जबकि जेंडर खालिस्तान है। तो लिंग जैविक संरचना है या फिर जेंडर सामाजिक संरचना है, ये आपको बताना है। तो खालिस्तान में क्या शब्द आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए फटाफट लिखिए। चलो लिखते रहो बड़ा फटाफट से अपना अपना आंसर। सर आप बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाते हो जी, यही तो हमारा काम है, बस आप समझते रहो। और अच्छी बात यह है कि हमारे 1000 लाइक्स होने में सिर्फ एक लाइक बचा है। बताओ कौन पूरा करेगा 1000वां लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन? कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबा दो अच्छे से। देखो अब हम यहाँ पे बात करें तो लिंग जो होता है वो जैविक संरचना होती है। नेटवर्क में कुछ दिक्कत आई है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आया है मुझे। आई थिंक चल रहा है, ठीक है चल रहा है। लिंग जो होता है वो एक जैविक संरचना होती है। ये आपके फिजिकल को दर्शाता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी कि ये जैविक रूप से होता है। और जो जेंडर है वो समाज ने बनाया है। जेंडर सामाजिक संरचना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर जो है वो इस चीज को दर्शाता है कि पुरुष होने के बाद आपको समाज में किस तरह से काम करना है, किस तरह से रहना है, क्या आपकी भूमिकाएं हैं। और स्त्री है तो स्त्री की क्या भूमिकाएं हैं। हमारी जो भूमिकाएं दर्शाता है उसको हम जेंडर कहते हैं। कि मेल जेंडर है तो आपको ये भूमिका निभानी है इस दुनिया में, और आप स्त्री जेंडर हैं तो आपको ये भूमिका निभानी, इसको हम कहते हैं जेंडर। और लिंग का मतलब होता है कि आप लड़का है या लड़की है या थर्ड जेंडर है फिजिकल रूप से। तो दोनों में बस ये है फर्क, है ना। तो आंसर जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन होगा। जैविक का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल। जैविक मतलब बायोलॉजिकल, पैदाइशी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से किन उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है समूहों में कार्य, दूसरा है कक्षा में भागीदारी, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण। बताओ इनमें से कौन से पॉजिटिव हैं, चुन करके अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। चलिए जल्दी बताइए। शादाब सर आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, आज कल से बेहतर है, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कल से। आई थिंक कल तक और बेहतर हो जाएगी। तो अब क्लास में आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी। सर सीटेट के दोबारा फॉर्म नहीं निकलेंगे क्या? अब तो नहीं निकलेंगे, अब तो अगले साल ही निकलेंगे। ये वाले फॉर्म तो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब जो आपके फॉर्म आएंगे वो आएंगे इस वाले एग्ज़ाम के बाद। मतलब अगले साल नहीं आएंगे, पेपर अगले साल होगा। फॉर्म आपके कब आ जाएंगे? लगभग मान के चलो सितंबर में ये वाला पेपर होगा, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर। नवंबर में आपके फॉर्म आने की उम्मीद रहेगी। अक्टूबर के एंड में भी आ सकता है वैसे, या नवंबर, अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे अगले वाले, नेक्स्ट वाले। चलो जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। ज़्यादातर लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, यानी चारों सही लग रहे हैं आपको। चलो भाई देखते हैं किसका सवाल सही जाता है। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा कौन से उपकरण? समूह में कार्य करना, चलो जी पॉजिटिव बात है। कक्षा में भागीदारी होनी चाहिए बच्चे की, ये भी सही है। पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करेंगे आप, ये भी सही है। प्रस्तुतिकरण भी सही है भाई। चलो आपका सबका जवाब सही गया है। डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा डालती है। और डी ऑप्शन है भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे आंसर। और अब आपको रेगुलर आना है भाई, सभी लोगों को डेली लाइव क्लास में जुड़ना है। कितने बजे? दोपहर 1 बजे, है ना। 1 PM पे आपको डेली लाइव जुड़ना है। अगर आप सीटेट में बहुत ज़बरदस्त स्कोर करना चाहते हैं तो डेली लाइव जुड़ेंगे आप 1 बजे। हाँ जी, तो यहाँ इसने बोला भाषा और संज्ञानात्मक विकास में क्या संबंध है या उसके बारे में कौन सी बात सही है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। और ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक के हिसाब से है तो क्या बताओगे? किस किस को याद है ज़रा कमेंट करके बताना।
ये जो कथन है भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक के हिसाब से है बताओ जरा। भाषा संज्ञानात्मक विकास में भूमिका नहीं निभाती, ये गलत हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालेगी, नहीं डालती। भाषा से आपका दिमाग अच्छा चलता है, जितनी अच्छी भाषा होगी उतनी जल्दी आप चीज़ों को सीखेंगे। भाषा और संज्ञानात्मक विकास में कोई संबंध ही नहीं है, यानी स्वतंत्र है, अलग अलग हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि संबंध है। आपकी भाषा अगर अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और आपका दिमाग जल्दी तेज होता है। अब क्या नाम दिया है आपने बताओ। वाइगोत्स्की, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए हो। लेकिन ये जीन प्याजे कौन कह रहा है? जिया रॉय और पूनम कुमारी। पूनम जी, जिया, भाई आप लोग कहाँ से पढ़ के आई ये वाली लाइन बताओ। कृष्णा पटेल जीन प्याजे बोल रहे हैं। कृष्णा जी गड़बड़ कर रहे हो, जीन प्याजे वाले लोंडो गलत बता रहे हो। जीन प्याजे ने नहीं बोली है ये बात, वाइगोत्स्की ने बोली है। जीन प्याजे ने इसका उल्टा बोला है। क्या बोला है? जीन प्याजे बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पहले होता है, भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा की ज़रूरत पहले है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया गया? पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है विकलांगता के आधार पर पात्रता का मूल्यांकन करने में भेदभाव। तीसरा ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अधिकार से इंकार। और डी ऑप्शन है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। कौन कौन नए बच्चे हैं भाई आज बताओ, जो आज पहली बार क्लास करने आए हैं हमारे चैनल पर। ऐसे टीचर एकेडमी पर कौन कौन बच्चे नए हैं ज़रा कमेंट में लिख के बताओ। न्यू, अपना नाम लिखो कमेंट में। कौन कौन बच्चे हैं जो नए हैं? इसने बोला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रो। ये जो अधिकार अधिनियम नियम आया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसको हम कहते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। क्या कहते हैं इसको? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इससे पहले एक एक्ट था जो केवल था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996। ये एक्ट बाद में आया है, सॉरी 1995 था। तो ये एक्ट पहले था, बाद में ये वाला आया। तो इस वाले एक्ट में जो बातें आई हैं वो ये आई है कि सभी लोग जो है वो एक साथ पढ़ेंगे और समावेशी शिक्षा को इसने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है। और इन्होंने कहा, इस वाले एक्ट ने कहा कि हर एक व्यक्ति बराबर है, और इसने हर एक डिसेबिलिटी के अधिकारों की बात की है कि उसको क्या क्या अधिकार मिलने ज़रूरी है। उनको सारे अधिकार, सारी सुविधाएं, सब कुछ मिलेगा। उसके साथ साथ वो समानता का अधिकार सबसे बड़ा होगा, यानी उनको एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाया जाएगा, एक ही स्कूल में एक ही टीचर उनको पढ़ाएगा। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव की बात ये वाला एक्ट करता है, यानी कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप इन बच्चों के साथ। और ना ही आप कोई भी स्कूल ये कह सकता है कि इन बच्चों को दूसरे स्कूल में लेके जाओ, हम एडमिशन नहीं ले रहे, इन बच्चों को दिव्यांग वाले स्कूल में डालो। ऐसा अगर किसी स्कूल ने कहा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। विकलांग बच्चों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं चाहिए, अलग से नहीं चाहिए, समान शिक्षा चाहिए, उसी स्कूल में चाहिए। विकलांगता के आधार पर मूल्यांकन करने में भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। आप अधिकार से इंकार करेंगे, इंकार नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर बात हो गई है? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की, दूसरा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्र, तीसरा है केवल विकलांग छात्र, और डी ऑप्शन है केवल प्रतिभावान छात्र। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी सर, 7 बजे का क्लास भी होता है जी? यस, 7 बजे होता है और 1 बजे, दोनों क्लास चल रहे हैं आपके। शाम को 7 बजे भी लाइव आएंगे और दोपहर 1 बजे भी।
सर आप स्लो स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए। अगर मैं स्पीड ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो फिर आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, केवल उत्तर ही बताते चला जाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर उत्तर बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो आप गूगल से भी देख लोगे कि सही आंसर क्या है। असल में तो क्लास का मकसद है ना कि कॉन्सेप्ट को समझना, अगर ये सही आंसर हुआ है तो क्यों सही है, उसका मीनिंग क्या है, वही तो समझना है। तो भाई अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ मैं या नहीं कह रहा हूँ? वरना फिर तो आप भागम दौड़ी तो पूरी दुनिया में चली रही है, तो कुछ कहीं से भी आप कर सकते हैं। लाइक करते रहो भाई, 1200 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी? प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल विकलांगों की नहीं, केवल प्रतिभाशाली को नहीं, बल्कि सभी छात्र की जरूरतों को पूरा करती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर एक बच्चे को बराबर अधिकार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसमें कठिनाइयों से जुड़ा है? पाठ पढ़ने में, या फिर गणितीय गणना करने में, या आलोचनात्मक सोच में, या फिर संचार कौशल में? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो बहुत बढ़िया लिख रहे हो अपना अपना आंसर, वेरी नाइस। ऐसे ही लिखते रहो। देखिए, तो इसने बोला डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को किसमें कठिनाई होगी? डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को होती है गणित में दिक्कत, गणितीय गणना करने में। पाठ पढ़ने में किसको दिक्कत होगी? डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, है ना? आलोचनात्मक सोच में किसको दिक्कत होगी? जो बच्चा, आलोचनात्मक सोच सृजनात्मकता से रिलेटेड है, जो बच्चा अभिसारी सोच का होगा ना, अभिसारी वाला। वैसे ये लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अभिसारी बच्चे को आलोचना सोच में दिक्कत आ जाएगी। संचार कौशल में किसको दिक्कत आएगी? जिसमें भाषा दोष होगा। तो यहाँ जो आंसर राइट जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास वाक और भाषा विकारों वाले छात्रों के सफल समावेश में बाधा डालेगा? पहला ऑप्शन है कार्यों और सत्रीय कार्यों को छोटे, आसानी से प्रतिबंधित होने वाले चरणों में तोड़ना। दूसरा है आपका अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। जी बताओ जल्दी से अपना अपना आंसर सब लोग। कब से कमेंट कर रही हूँ सर, एक बार रिप्लाई दीजिए। क्या कमेंट था आपका? दोबारा कर दो, देखा नहीं होगा मैंने। सर मैं फर्स्ट डे। अच्छा, अमेजिंग क्लास है आपकी, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। सबरीन खातून जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है आपसे जिस बच्चे को भाषा विकार है, यानी कि बोलने में दिक्कत है। किस में दिक्कत है? बोलने में दिक्कत है, और समझने में भी हो सकती है, क्योंकि भाषा में तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। बोलना भी और समझना भी, यानी भाषा उसको अच्छे से समझ भी नहीं आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सी चीज़ है जिससे नुकसान होगा? इसने पॉजिटिव नहीं निगेटिव पूछा है आपसे। तो कार्यों को और सत्रीय कार्यों को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। लंबी लंबी चीज़ें उसको एक साथ समझ नहीं आएंगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को आप क्या कर रहे हैं? हतोत्साहित कर रहे हैं। यही आपका गलत बात हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो दृश्य नहीं कर रहे हैं, केवल बोल के ही पढ़ा रहे हैं मौखिक रूप से। ना आप पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही किसी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप केवल मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं।
तो इससे उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिनमें भाषा की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन बच्चों को आपकी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है या आपकी आवाज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो कम से कम वो ब्लैक बोर्ड पे या पीपीटी पे देख के पढ़ सकते हैं, तो आधी बात वहाँ से समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि सारे विजुअल्स को, दृश्य मतलब विजुअल्स को आपने मना कर दिया, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आ जाएगी। मौखिक और लिखित कार्यों को आप दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं, देखो मौखिक भी और लिखित भी, और पूर्व नियोजन रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, यानी पहले से ही लेसन प्लानिंग बना करके पूरे तरीके से तब आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात हो गई। कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम कर रहे हैं, विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, आप सिर्फ वही चीज दिखा रहे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आसपास में कुछ दूसरी फिल्म भी चल रही है। तो विकर्षण नहीं होने चाहिए, है ना, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे तो बात जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो निगेटिव वर्ड है वो मतलब कथन है, वो सेकंड ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिभावान छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम त्वरण के लिए लचीलेपन पर विचार करना। तीसरा ऑप्शन है एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। और डी ऑप्शन है प्रेरक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलो जल्दी बताओ। हाँ जी, तो इसने बोला प्रतिभावान छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए। अब प्रतिभावान छात्र कौन है, जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से ज्यादा है। तो छात्रों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, ये तो अच्छी बात होगी, इससे बचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अंदर पहले से बुद्धि बहुत है, तो वो खुद ही अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम त्वरण के लिए लचीलापन, लचीलापन भी अच्छी चीज होती है कि आप जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुआयामी होना चाहिए, आपकी लर्निंग बहुआयामी होनी चाहिए, आप जो भी पढ़ा रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं सब बहुआयामी होना चाहिए। प्रेरक संवर्धन, यानी प्रेरक मतलब मोटिवेशन को बढ़ाने वाली, तो मोटिवेशन को बढ़ाने वाली गतिविधि देंगे आप, तो ये भी अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे निगेटिव आपसे पूछा था किससे बचना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया, बोलो जल्दी से फटाफट। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। अरे कहाँ से लेके आओ। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, एक नई अवधारणा का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षक को पूर्व अपेक्षित ज्ञान की समीक्षा करनी चाहिए। इससे छात्रों को उस जानकारी को याद करने में मदद मिलेगी जिसकी उन्हें नई अवधारणा को समझने के लिए आवश्यकता होगी। और तर्क है आपका, शिक्षार्थियों के अवांछित व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में शारीरिक दंड का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। तो कथन ए और कथन आर में से कौन सी बात सही है कौन सी गलत, उसके हिसाब से आप अपना सही उत्तर बताएंगे। चलो लिखो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से बताइए अपना अपना आंसर। हाँ, और वीडियो को लाइक करते रहो, 1300 लाइक होने ही वाले हैं, जल्दी से 1500 लाइक का टारगेट रखो, 1500 पूरे करो जल्दी जल्दी। कमेंट को नीचे करके लाइक करो जल्दी जल्दी सब लोग। अब देखो इसने बोला एक नई अवधारणा का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षक को पूर्व अपेक्षित ज्ञान की समीक्षा करनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान का जांच करनी चाहिए, अच्छी बात है। इससे छात्रों को उस जानकारी को याद करने में मदद मिलेगी जिसकी उन्हें नई अवधारणा को समझने की आवश्यकता होगी। याद करने में मदद मिलेगी, यानी समझने में मदद मिलेगी, छात्रों को उस जानकारी को याद करने में मदद मिलेगी जिसकी उन्हें नई अवधारणा को समझने में जरूरत है। सही बात है, पहला ऑप्शन भी सही है। यानी कि जब टीचर के रूप में हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड पुरानी बातें भी
एक बार करेंगे, यानी बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हैं, बच्चों को याद दिला सकते हैं कि देखो हमने परसों ये टॉपिक पढ़ा था ना, आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो जब बच्चों को वो पिछली बात याद आ जाएगी तो फिर अगली बात समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमेशा कोई भी ज्ञान पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके ही सीखा जाता है। तो सही है। शिक्षार्थियों के अवांछित व्यवहार को सुधारने की रणनीति के लिए शारीरिक दंड का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। सही बात है, ये भी नहीं करना चाहिए। आप दंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दंड का इस्तेमाल करना गलत बात होती है ना, मारपीट करना गलत बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात यह है कि यहाँ आंसर पहला वाला सही नहीं जा रहा, सेकंड जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्याख्या सही नहीं हो रही। ए और आर कथन तो दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या गलत है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपस में रिलेशन नहीं रखते। यहाँ बात जो है पूर्व ज्ञान की, और यहाँ पे बात जो है कॉन्सेप्ट को समझाने की हो रही है, यहाँ बात व्यवहार को सुधारने की हो रही है। दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं, और ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, नए बच्चे अब सीख लो कि जब बात ये आए कि व्याख्या सही है या नहीं है, तो हमें एक ही चीज़ नोटिस करनी है, और वो ये है कि क्या दोनों कथन एक ही टॉपिक से रिलेटेड है या अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। अगर एक ही टॉपिक से रिलेटेड है तो व्याख्या सही होगी, और अगर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है तो व्याख्या गलत होगी। तो यहाँ पर अलग हो गए, इसलिए व्याख्या गलत हो गई। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। समझे बात? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कोई भी शिक्षा शास्त्र जो विषय वस्तु को अपने आप में एक साध्य मानता है, छात्रों के बीच खाली स्थान पैदा करने की संभावना रखता है। क्या? महारत के लिए प्रशंसा, नवाचार की इच्छा, या सीखने की प्रेरणा, या अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलो लिखेंगे अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला क्या, कोई भी शिक्षा शास्त्र जो विषय वस्तु को अपने आप में एक साध्य मानता है, यानी ये मानता है कि जो कंटेंट है, विषय वस्तु मतलब जो आप सिलेबस है आपका, वही सब कुछ है। अगर उसी पे डिपेंड आप हो गए तो क्या पैदा होगा छात्रों में? छात्रों में अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध पैदा होगा, यानी खोज खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर आप केवल और केवल कंटेंट पे डिपेंड हो जाएंगे कि जो विषय वस्तु है या जो किताब का चैप्टर है उससे बाहर नहीं जाना, उसी के अंदर पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नया नहीं करना, तो क्या होगा? बच्चे कुछ नया ना तो खोजेंगे, ना तो दिमाग लगाएंगे, ना तो कुछ चिंतन करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। केवल और केवल क्या करेंगे? जो आप पढ़ा रहे हैं उसको याद कर लेंगे बच्चे। तो अन्वेषण के प्रति उल्टा हो जाएगा, यानी अन्वेषण खत्म हो जाएगा आपका। ना तो इससे महारत बढ़ रही है, ना ही कुछ नवाचार हो रहा है, ना ही सीखने के लिए कोई मोटिवेशन आएगा इससे, क्योंकि बच्चे के पास कुछ नया करने के लिए आपने मौका ही नहीं दिया, आप तो विषय वस्तु पर अटक गए। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कथन ए है आपका, छात्रों को इस बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए कि विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए। और तर्क है, एक शिक्षण रणनीति के बने रहने और उपयोग किए जाने की अधिक संभावना होती है यदि छात्र जानते हैं कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? चलिए बताइए जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ जी सर, मुझे क्लास लेना है। क्लास लेने के लिए कॉल कर लीजिए, एकेडमी के नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, ये लिखा हुआ देखो नंबर 8532855503। इसके अलावा मैं दूसरा नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, लो। इनमें से किसी नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। अब देखिए क्या आंसर आएगा इसका। छात्रों को इस बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। स्वनियामक का ज्ञान का मतलब होता है कि खुद पर नियंत्रण करना या खुद को समझना, जिसको अधिसंज्ञान हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधिसंज्ञान। यानी आप अपने ही ज्ञान और अपनी लर्निंग पर कितना कंट्रोल रखते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि बच्चों को ये पता रहेगा कि कौन सा किस चीज रणनीति का, किस चीज का इस्तेमाल कब, क्यों और
कहाँ हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। और एक शिक्षण रणनीति के बने रहने और उपयोग किए जाने की अधिक संभावना होती है यदि बच्चे ये जान पाए कि इसका उपयोग क्यों हो रहा है। अगर शिक्षण रणनीति या किसी भी मेथड, किसी भी टीचिंग मेथड कह लो, लर्निंग स्टाइल कह लो, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बच्चा सही तरीके से कर पाएगा अगर उसको पता रहेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये बात भी सही जाती है और यहाँ व्याख्या सही होगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही टॉपिक, दोनों ही ऑप्शन एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो व्याख्या सही जाएगी आपकी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन है दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना। तीसरा है मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। और डी ऑप्शन है किसी विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद रखना। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। बहुत अच्छे, और 1400 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई। तो कौन करेगा 1400 लाइक, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जिसने नहीं किया। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का मतलब तो आप जान ही गए हैं, यानी अपने ही संज्ञान के बारे में पता होना। अधिसंज्ञान का मतलब होता है कि आपको अपनी नॉलेज के बारे में, अपने बारे में कितना पता है, कि मेरी सामाजिक संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या क्या हैं। मुझे किताब पढ़ के ज़्यादा याद होती है या उसको लिखूंगा तब ज़्यादा याद रहेगा, है ना। तो आपको पता होती है अपनी क्षमताएं, उसको कहते हैं हम अधिसंज्ञान। तो किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा, खुद के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करने से अधिसंज्ञानात्मक कौशल बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। चित्रों के बीच में अंतर करना ये, या फिर रासायनिक सूत्र याद करना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इससे आपकी मेमोरी का पता चल सकता है, लेकिन अधिसंज्ञान का नहीं। अधिसंज्ञान का पता तब चलता है जब आप स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, है ना, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की नॉलेज रखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुगम बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है एक ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। दूसरा है डीएनए के घटक और संरचना क्या है। तीसरा ऑप्शन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। और डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर सब लोग। बहुत बढ़िया। देखो इसने बोला है कि एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान का सुगम बना सकता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब लर्निंग बाय डूइंग होगा, यानी काम को कर रहे हैं आप, है ना। प्रक्रिया यानी प्रोसेस हो रहा है, याद नहीं कर रहे हैं आप चीज़ों को, आप उस काम को करके सीख रहे हैं। प्रक्रिया मतलब करके सीखना। तो इनमें से कौन सा प्रश्न है जिसके द्वारा आप प्रक्रियात्मक ज्ञान को, अब प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या होता है, चिंतन होता है, दिमाग चलता है ना। तो एक ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका राइट जाएगा, क्योंकि इसमें कैसे पूछ लिया। कैसे का मतलब क्या है कि आपसे अब आपको चिंतन करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ सवाल कि बताओ अगर आपके गांव में बिजली नहीं आ रही हो तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, तो आपके दिमाग सोचना आरंभ कर देगा कि यार कैसे करेंगे, हम आग जला लेंगे, हम और क्या कर सकते हैं, हमारे घर में लालटेन है और हमारे घर में तो हम क्या करेंगे, और टॉर्च जला लेंगे। तो बहुत सारे आइडियाज आप सोचने लग जाएंगे, है ना। डीएनए के घटक और संरचना क्या है, जब सवाल क्या वाला होता है तो वहां पे याद करने वाली चीज पूछी जा रही है, जाहिर है ना।
जब क्या वाले सवाल है तो आपको याद करी होगी, ज्ञान वाली बात है। कौन सा ग्रह सूर्य के नजदीक है, तो ये भी याद करने वाली बात है। राष्ट्रगान किसने लिखा है, ये भी याद करने वाली बात है। तो याद करने वाले कथन कभी भी प्रक्रिया में नहीं आएंगे, या संरचनात्मक कौशल में नहीं आएंगे, या फिर आलोचनात्मक चिंतन में नहीं आएंगे। इस तरह के जब भी सवाल आपके सामने आए जिसमें चारों ही कथन एक सवाल हो, हर किसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक बात याद रखनी है कि ऐसे प्रश्न को चुनना है जिसके एक से अधिक आंसर दिए जा सकें, और ऐसे प्रश्न को छोड़ देना है जिसका किताबी आंसर हो। तो इन तीनों का आंसर किताबी है, यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, छात्रों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की सामग्री को रटने पर जोर देना। दूसरा है व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए उद्दीपन प्रक्रिया प्रतिक्रिया संघ का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करने के लिए अक्सर मूर्त पुरस्कारों का उपयोग करना। और डी ऑप्शन है अनुभवों पर सोचने और विचार करने के लिए अवसर प्रदान करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी जल्दी आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी लिखेंगे आप सब लोग अपना अपना आंसर। देखो, इसने बोला अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की सामग्री को रटने पर जोर देना, गलत बात हो जाएगी। रटना कभी सार्थक नहीं होता। सार्थक का मतलब है कि समझ कर पढ़ना, और रटने में कोई समझ नहीं होती, रटने में तो केवल आप उसको याद कर लेते हैं। व्यवहार को अनुकूलित करने वाले उद्दीपन प्रतिक्रिया संघ, जब भी बात उद्दीपन प्रतिक्रिया की आएगी ये पूरे सीटैट में निगेटिव टैग वर्ड रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये व्यवहारवाद से रिलेटेड होता है और सीटैट रचनावाद पे आधारित है, करके सीखने पे। तो जब भी उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, स्ट्यूमुलस, कंडीशनिंग, यहाँ इंग्लिश में आ जाएगा, कंडीशन है ना, स्ट्यूमुलस, रिस्पॉन्स, ये हमेशा निगेटिव वर्ड रहेंगे आपके। छात्रों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार, पुरस्कार भी निगेटिव है क्योंकि इससे लालच बढ़ता है। अनुभवों पर सोचने और विचार करने के अवसर देना, ये सही बात होगी, क्योंकि यहाँ बच्चे का दिमाग बढ़ेगा। बच्चा खुद ही सोच रहा है, चीज़ों को विचार कर रहा है, तो जाहिर है उसका काम मतलब करके सीख रहा है, तो उसका दिमाग जल्दी तेज होगा और वो अच्छी चीज़ों को सीख पाएगा। डी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने एक छात्र से अपने विचारों को खुद से बोलने के लिए कहा जब वह एक दी गई समस्या को हल करने में कुछ हद तक अटक गया था। ऐसा करने के तुरंत बाद छात्र चिल्लाता है, मुझे अब उत्तर पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने छात्र की मदद की है। तो पहला ऑप्शन है आपका कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है स्मृति सहायक, तीसरा है अनुक्रिया समुच्चय, और डी ऑप्शन है मौखिकीकरण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखो क्या कही जा रही है। इसने बोला है कि एक शिक्षक ने छात्र से कहा अपने विचारों को खुद से बोल के बताओ, है ना। तो जाहिर है बच्चा बोल के बता रहा है। अब समस्या को हल करने में कुछ हद तक अटक गया बच्चा, और फिर ऐसा करने के तुरंत बाद, यानी जैसे बोलते बोलते वो बता रहा है, देखो सर उसके बाद ऐसा था, फिर ऐसा था, और फिर ना, हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, आप रुको अभी मैं बता रहा हूँ आगे, आप मत बोलना, मुझे पता है। यहाँ जो प्रक्रिया हुई है, यहाँ प्रक्रिया मौखिकीकरण की ही हो रही है मोस्टली, है ना। तो यहाँ जो है कोई खास रणनीति इसमें से आई नहीं है, यहाँ मौखिकीकरण ही आंसर सही होगा, डी ऑप्शन। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये तीनों के तीनों जो हैं निगेटिव टैग वर्ड हैं।
क्यों है निगेटिव ये भी बताता हूं आपको। कार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है कि आपने फंक्शनिंग को रोक दिया है, यानी आप एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, और जब तक एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती। कार्यात्मक स्थिरता निगेटिव तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अनुक्रिया समुच्चय का मतलब होता है एक ही तरीके पर अटक जाना, यानी आपका एक तरीका ही आपके पास, उसके अलावा मल्टीपल है ही नहीं, तो इससे भी समस्या सॉल्व नहीं होगी। आपको मल्टीपल तरीके यूज करने आने चाहिए। स्मृति सहायक का मतलब होता है याद करी हुई चीज को बताना, यानी रटना, तो रटना भी निगेटिव होता है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा डी ऑप्शन ही जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या है? छात्रों द्वारा बनाई गई भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा भ्रांतियों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है भ्रांतियां कुछ अवधारणाओं के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता बताती है। तीसरा ऑप्शन है भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नया और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। और डी ऑप्शन है भ्रांतियां बच्चों के उन प्रक्रियाओं के बारे में अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? लिखेंगे आंसर अपना। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। देखो इसने बोला आपसे क्या, छात्रों द्वारा बनाई गई भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भ्रांति यानी डाउट। अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा भ्रांतियों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, सही बात है, पॉजिटिव है ये। कि अगर बच्चे के अंदर दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो टीचर उसको इस्तेमाल करेगा, रचनात्मक रूप से उसको सॉल्व करेगा। भ्रांतियां कुछ अवधारणाओं के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण को बताती है, यानी अगर डाउट है तो इससे पता चलता है कि बच्चा उस चीज़ को सीखना चाह रहा है, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज है, तो ये भी पॉजिटिव है। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों को कुछ भी नया और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है, यानी बच्चों के अंदर कुछ भी नया सीखने की ताकत है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं, तो ये गलत तरीका है, यही सही आंसर होगा। यही आपकी निगेटिव बात है। अगर बच्चे के अंदर डाउट हो रहा है या बच्चा गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सीखने की क्षमता ही नहीं है। उसके अंदर क्षमता है, लेकिन शुरुआत में हर कोई गलती करता है, बच्चे नहीं बड़े भी। अगर कोई नया ज्ञान सीखोगे तो शुरू में डाउट्स होते ही हैं, शुरू में गलतियां होती हैं। भ्रांतियां बच्चों के उन प्रक्रियाओं के बारे में अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं, यानी उन्होंने जो उनके अंदर डाउट्स आए हैं वो भी उनके आसपास के दैनिक जीवन से देख के ही आए हैं, है ना। आपने कुछ चीज़ पहले सीखी होती है और फिर टीचर आपको जब पढ़ाता है तो आपको थोड़ा डाउट होता है, नहीं नहीं सर मैंने तो ऐसा सुना था वहाँ, तो वो आपके ज्ञान की तो बात थी, आपके ही तो अनुभव थे वो, है ना। तो यहाँ जो आंसर जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, निगेटिव के हिसाब से, निगेटिव पूछा गया है आपसे। अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? ज़रा एक बार कमेंट में बताओ, क्लास समझ में तो आ रही है ना? सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही है, कोई छूट तो नहीं रहा कुछ? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भावना अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है? पहला ऑप्शन है चिंता, दूसरा है बोरियत, तीसरा डर और चौथा ऑप्शन है आशा। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और 1500 लाइक होने में हमारा लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन पूरा करेगा 1500 वाला लाइक? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाओ, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 वाला लाइक देगा? सबके यस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है, यानी सबको क्लास अच्छी लग रही है। जी। तो इसने बोला क्या है कि कौन सी भावना है जो सकारात्मक प्रभाव डालेगी, तो वो होगा आशा, यानी कि होप, यानी उम्मीद। चिंता में तो निगेटिविटी आएगी, बोरियत में भी गलत हो जाएगा, डर रहेगा तो भी आप गलत सीखेंगे। आशा, उम्मीद, इससे आप अच्छी चीजें सीखेंगे, इससे पॉजिटिव रहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी कार्य में विफलता के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक छात्र को भविष्य में प्रयासों के लिए प्रेरित कर सकता है? पहला ऑप्शन है मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धि स्थिर होती है। दूसरा ऑप्शन है मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती हैं और मैं मेरे बारे में उनकी धारणा को नहीं बदल सकता। डी ऑप्शन है यह विशेष परीक्षा मंगलवार को पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है भाई, बताओ जरा इनमें से क्या सही जाएगा, जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। जी, तो इसने बोला है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक छात्र को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट करेगा। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धि स्थिर स्थिर है, तो ये तो खत्म है मामला यहाँ। अगर आपने ये बात मान ली कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ और कहने वाला था, अच्छा हुआ नहीं कहा। तो अगर आपने ये मान लिया कि मैं बुद्धू हूँ, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो मोटिवेशन क्या, जिंदगी में किसी पीढ़ी में भी मोटिवेशन नहीं आ रहा उसकी, तो ये तो खत्म है मामला फिर, है ना। मैंने इस बार प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं कर सकता था, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता था, लेकिन मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, तो अभी मोटिवेशन आ सकता है ना, कि अगली बार मैं कर लूंगा ना, इस बार तो मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं निकला, है ना। तो ये पॉजिटिव बात है। शिक्षक मेरे लिए पक्षपाती है, तो यहाँ भी अब आपका तो पार्ट खत्म हो गया ना, आपने तो इल्ज़ाम ही दूसरे पर डाल दिया कि भाई मेरी कोई गलती ना है, मुझे तो इसने फेल कर दिया टीचर ने, तो यहाँ फिर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा ही नहीं। और ये कहना कि मेरा तो मंगलवार अशुभ है, ये तो मतलब फिर ये तो यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं बची फिर। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सीडीपी के तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी स्टार्ट होगी सोशल साइंस यानी एसएसटी। तो एसएसटी आपको अखिलेश सर पढ़ाएंगे, आ रहे हैं, आ जाइए सर। तो अखिलेश सर जो है आपको एसएसटी कराएंगे, उसके बाद हिंदी भी आएगी, तो हिंदी मैं फिर से सॉल्व करवाने आ रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तब तक एसएसटी के मजे लो। एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है आपके एग्ज़ाम का, जो कि टोटल 60 नंबर का आता है, तो उसको तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। जबकि सीडीपी में आप हमेशा ही अच्छे नंबर ले आते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एसएसटी को भी बहुत सीरियस लो। तभी उसमें बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि इनकी एसएसटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो डर के मारे पढ़ते ही नहीं हैं। आप पढ़ना स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे आपकी एसएसटी भी मजबूत हो जाएगी और बेहतरीन नंबर आएंगे। एसएसटी में अगर आपके